हेलो एवरीवन, CMS एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करेंगे। देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपने क्लास 8th में भी पढ़ा था। वहाँ पर आपने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। ठीक है, हम उसी को यहाँ पर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, किस किस टाइप की रिएक्शंस होगी मेटल्स की, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं किसका, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों एलिमेंट के ही टू टाइप्स हैं। एलिमेंट्स क्या होता है? An element is a pure substance that is made from a single type of atom। ठीक है, यानी एलिमेंट कोई भी सब्सटेंस का सबसे प्योर फॉर्म होता है जिसको किसी भी केमिकल मेथड से वन एलिमेंट से अदर एलिमेंट में आप चेंज नहीं कर सकते हो। इनमें जितने भी एटम्स होते हैं सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एलिमेंट में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट डिफरेंट हो जाए। क्लियर है? तो एलिमेंट्स को ब्रॉडली टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एवरीडे लाइफ में आप देखते हो आयरन, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? मेटल्स के। नॉन मेटल्स में क्या आते हैं? क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ठीक है, देखो जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना तो पीरियोडिक टेबल को ब्रॉडली 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स केवल और केवल पी ब्लॉक में प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं सब में मेटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो इन दोनों के अलावा एक कैटेगरी और होती है, मेटेलॉइड्स। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती है, उनको क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। ठीक है, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें इसका तो वो क्या होगा? सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन, SI, सिंपल क्या होता है इसका? SI। आर्सेनिक, AS, जर्मेनियम, GE। ठीक है, ये सब क्या है? मेटेलॉइड्स हैं। यानी इनमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स जैसी भी होती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स जैसी भी होती है। जैसे देखो, सिलिकॉन की अगर मैं बात करूँ तो सिलिकॉन का यूज़ एवरीडे लाइफ में सबसे ज़्यादा किया जाता है। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस बनते हैं उसमें आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर की चिप होती है। ठीक है, ग्रीन कलर की प्लेट होती है। वो ग्रीन कलर की प्लेट किसकी बनी हुई होती है? वो सिलिकॉन की ही बनी हुई होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, मैक्सिमम मेटल्स जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, मरकरी एंड गैलियम, ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। याद रखना बेटा, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली एग्जिस्ट एज सॉलिड एंड गैसेस। मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स है वो या तो सॉलिड फॉर्म में होगी या गैसेस फॉर्म में होगी। देखो ज़्यादातर आप जितनी भी गैसेस देखते हो, नाइट्रोजन गैस की बात करें, ऑक्सीजन गैस की बात करें, क्लोरीन गैस की बात करें, सब नॉन मेटल्स हैं। कोई भी मेटल गैसियस स्टेट में नहीं हो सकती है। ठीक है, मेटल्स कभी भी गैस नहीं हो सकती है। क्लियर बात समझ में आई? यानी कि रूम टेम्परेचर पर कभी भी मेटल आपको गैसियस फॉर्म में नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन जितनी भी आपको गैसेस मिलेगी वो सब क्या होगी? नॉन मेटल्स ही होगी। देखो जितनी भी इनर्ट गैस है सब क्या क्या सारी की सारी क्या है? नॉन मेटल्स ही हैं। चाहे आप हीलियम की बात करो, चाहे नियोन की बात करो, चाहे आर्गन की बात करो, ठीक है, क्लोरीन। ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शनल केस है। वो क्या है? ब्रोमीन।
ठीक है। ब्रोमीन लिक्विड है, याद रखना। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको ब्रोमीन वाटर भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का मतलब याद रखना, ब्रोमीन वाटर का मतलब ब्रोमीन का एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। ब्रोमीन, लिक्विड ब्रोमीन को और किस नाम से जाना जाता है? ब्रोमीन वाटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। होगा ही सही। जो सॉलिड होगा, जो हार्ड होगा, उसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। अब मेल्ट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर उसको बॉईल करने के लिए तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम, ठीक है। ये सॉफ्ट मेटल्स होती है, गैलियम एंड सीजियम, ठीक है। ये क्या है? इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते। बात करें हम नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स ज़्यादातर सॉफ्ट होती है। अगर सॉलिड में भी है तो सॉलिड में भी क्या होगी? सॉफ्ट होगी, ठीक है। इसलिए नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस डायमंड, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायमंड इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर। हाँ, इन नेचर, नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस किसको माना जाता है? डायमंड को माना जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को आप अच्छे से जानते होंगे। मेलिएबिलिटी का मीन्स क्या होता है कि किसी भी मेटल को आप पीट कर और एक थिन शीट में चेंज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर ये मेटल है तो इस मेटल को पीट के और ये किस में चेंज कर दिया? एक थिन शीट में चेंज कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी तो क्या होती है? मेलिएबिलिटी। और डक्टिलिटी का मतलब कि किसी भी मेटल को आपने किस में चेंज कर दिया? थिन वायर में चेंज कर दिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया? डक्टिलिटी। तो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी ये किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स की प्रॉपर्टी। नॉन मेटल में इस तरह की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, ठीक है। अब एक बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना। कौन सा मेटल ऐसा है जिसकी मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी मैक्सिमम हो? मैक्सिमम मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। कौन सा मेटल है जिसकी मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी मैक्सिमम है? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना, ठीक है। आगे देखते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ज़्यादातर जितने भी वायर्स वगैरह बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, वो किसके बनाए जाते हैं? कॉपर के बनाए जाते हैं या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि मेटल्स, मैक्सिमम मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हमने लिखा हीट। अरे आप घर में देखते हो, घर में आपकी मम्मा खाना बनाती है, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि जो चम्मच जो होती है, चम्मच मेटल की बनी हुई होती है। अगर चम्मच को थोड़ी देर के लिए अगर सब्जी बनाते समय उसमें छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो एक ही तो पार्ट उसका, जैसे अगर हम बात करें, ये चम्मच है, इस चम्मच का केवल ये वाला आगे वाला पार्ट ही तो सब्जी के अंदर होता है जो गर्म रहता है। ये वाला पार्ट तो बाहर होता है। लेकिन आप इसको भी टच करके देखोगे ना, इस वाले पार्ट को, तो वो भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से क्या हुआ? ये मेटल था, मेटल ने क्या किया? मेटल हीट कंडक्टर था। हीट मूव होकर कहाँ तक चली गई? एक जगह से दूसरी जगह तक चली गई। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हीट कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट नॉन मेटल है। अरे ग्रेफाइट हुआ, डायमंड हुआ, ये एलोट्रोप्स हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स। आगे बात करेंगे हम जब 4th चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करेंगे, तो हम वहाँ पर ग्रेफाइट क्यों कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। डायमंड क्यों हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नेचर का, इन सब की बात हम नेक्स्ट चैप्टर जो होगा 4th चैप्टर उसमें करेंगे। आगे देखते हैं। पजेस शाइनिंग लस्टर, ठीक है। अगर हम मेटल्स को देखते हैं तो मेटल्स में एक स्पेशल टाइप की शाइनिंग होती है, उसको बोलते हैं लस्टरनेस, ठीक है। तो लस्टरनेस की प्रॉपर्टी जो होती है वो किन में होती है? केवल मेटल्स में होती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? नॉन मेटल्स की, डू नॉट हैव लस्टर, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या है? आयोडीन, ठीक है। आयोडीन कैसा दिखता है? जैसे मेटल की सरफेस हो,
कोई भी मेटल की जगह आयरन की सरफेस देखो, आपको शाइनी दिखती है, कॉपर की सरफेस देखो आपको शाइनी दिखती है। वो शाइनीनेस जो होता है वो क्या होता है, वो लस्टर नेचर होता है। ठीक है, तो आयोडीन की जो सरफेस है वो भी वैसी है। ठीक है, अब आपको एक डाउट होगा कि सर डायमंड भी तो बहुत शाइनी है। मैं लस्टरनेस की बात कर रहा हूँ। लस्टरनेस अलग तरह का शाइनी नेचर है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो। एक शाइनिंग आप देखो डायमंड की और एक शाइनिंग देखो आप किसी भी मेटल की। तो मेटल सरफेस जो शाइनिंग करता है उसको लस्टरनेस बोलते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। मेटल्स गिव सोनोरस साउंड विद व्हेन स्ट्रक। अगर किसी भी मेटल को अगर पीटा जाता है, आप तो स्कूल बेल देखो, स्कूल में जो बेल होती है वो मेटल की बनी हुई होती है। ठीक है, आप उसको पीटते हो तो क्या होता है, पूरे के पूरे स्कूल में आपको साउंड सुनाई देता है, रिंगिंग साउंड। ठीक है, वो नेचर क्या होता है, सोनोरस नेचर होता है। तो वो नेचर केवल किस में होता है, मेटल्स में होता है। आप घर में देखो बर्तन वगैरह होते हैं वो अलग ही तरह की आवाज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। आगे देखते हैं। मेटल्स जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको ईजिली आप नाइफ से भी कट कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स, सॉलिड नॉन मेटल्स जो हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या है, डायमंड। ठीक है, एक्सेप्शनल केस में क्या आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल्स की। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन को आपने एयर में, सॉरी, मेटल को आपने एयर में बर्न कराया, उसका ही मतलब क्या हुआ, कंबसन, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। सिंपल बात है, मेटल की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वस टू क्या हो जाएगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वस टू क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड। ये क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड जो है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। ठीक है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये बात। क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, मेटल ऑक्साइड को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, जो भी सॉल्यूशन बनता है वो कैसा बनता है, एल्कली बनता है। ठीक है, जो वो कैसा बनता है, एल्कली बनता है। बात समझ में आई? इसलिए क्या होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन देखो कुछ एक्सेप्शनल केस है। जिंक एंड एल्यूमिनियम, जिंक और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जैसे ZnO। ठीक है, जिंक ऑक्साइड, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक का मीन यानी जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर रखते हैं उनको क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक। एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल बात अलग है, मैं न्यूट्रल नहीं बोल रहा यहाँ पे। न्यूट्रल का मतलब नो एसिडिक नो बेसिक। मैं यहाँ बोल रहा हूँ एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मीन एसिडिक एंड बेसिक बोथ, दोनों नेचर। मतलब किन्हीं सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं और किन्हीं सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके वो बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। आगे देखते हैं। देखो सोडियम और पोटेशियम की अगर हम बात करें, सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं कि अगर इनको एयर में ओपनली छोड़ दिया जाए तो इनको एयर में ओपनली छोड़ने पर क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, बर्न होने लग जाते हैं। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में इमर्ज करके रखा जाता है। ठीक है, बिकॉज दे रिएक्ट विग्रसली विद एयर एंड कैच फायर। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, पोटेशियम ऑक्साइड। क्लियर है पूरी बात? आगे देखते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, lead react slowly with air and form a protective layer and the prevent corrosion। बात याद रखना है ये वाली। मैग्नीशियम, पता है आपको मैग्नीशियम का जब यूज़ किया था, मैग्नीशियम रिबन का हमने एक्सपेरिमेंट किया था, फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, सेकंड चैप्टर में भी किया था। तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम को जब
बर्न किया जाता है, तो बर्न करने से पहले उसको क्या किया जाता है, सैंड पेपर से, मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो प्रोटेक्टिव लेयर हट जाए। मैग्नीशियम क्या करता है, एयर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसका कंबसन इजीली नहीं हो पाएगा, इसलिए कंबसन करने के लिए उसको क्या किया जाता है, सैंड पेपर से रब किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जिंक जो है, जिंक भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। इसलिए इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जिंक का यूज़ आयरन पर पॉलिशिंग करने के लिए किया जाता है। आयरन क्या होता है, आयरन कोरोसिव नेचर का होता है, बहुत जल्दी जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है आयरन पे, ठीक है। तो अगर आयरन की सरफेस पर जिंक की पॉलिशिंग की जाती है तो जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिससे आयरन का डायरेक्टली एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रस्ट नहीं लगेगी। बात समझ में आई नहीं आई? यानी एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा आपके इसमें कोरोजन पढ़ेंगे आगे, इसी चैप्टर में आगे एक टॉपिक आएगा आपको, वहाँ पर इसको ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो कुछ रिएक्शन दी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है तो वाइट डेजलिंग लाइट के साथ क्या होता है, वो बर्न होता है। एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, Al2O3 सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। और कैसा होता है ये, कौन से नेचर का होता है, एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक का मतलब बता दिया ना मैंने, एसिडिक भी है और बेसिक भी है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड डजेंट बर्न और रिएक्ट विद एयर। सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड एक तरह से इनर्ट मेटल्स होते हैं, जैसे इनर्ट गैसें होती है ना, जो जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है, ऐसे ही सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड क्या है, एक तरह से खासकर प्लेटिनम और गोल्ड, इनको तो बिल्कुल इनर्ट मेटल ही माना जाता है, यानी इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑक्साइड आर insoluble इन वाटर, सम ऑफ देम डिजोल्व टू फॉर्म एल्कली, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एल्कली नेचर के होते हैं। आगे देखते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर और स्टीम, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इस वाले टॉपिक को। देखो मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके पहले मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। ये मेटल ऑक्साइड वापस से वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। यानी कि अगर इन दोनों रिएक्शन को आप जोड़ के देखो तो सिंपल सी बात है कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। अरे मेटल ऑक्साइड तो एक तरह से यहाँ पे क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, एक तरह से क्या हो गया, इंटरमीडिएट। अब देखो अगर हम बात करें पोटेशियम और सोडियम की, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं। अगर इनको ये इजीली कोल्ड वाटर के साथ भी क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है यहाँ पर, ठीक है। ये रिएक्शन देखो, पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके 2 मोल्स ले रहे हैं ना यहाँ, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो वही बात हुई, पहले पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, फिर वो पोटेशियम ऑक्साइड वापस से वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस इवोल्यूट होगी यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी इवॉल्व होती है, इसीलिए तो कहा कि पोटेशियम और सोडियम के साथ जो रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा वायलेंटली होती है, ठीक है, और एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशियंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। यानी कि देखो कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और H2 गैस यहाँ पे इवोल्यूट हो रही है, लेकिन ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा वायोलेंट नहीं होती कि हाइड्रोजन जो गैस है वो इजीली फायर, मतलब बहुत ज़्यादा आसानी से आग को पकड़ ले। आप एक सोडियम का पीस वाटर में डाल के देखना लेबोरेटरी में, क्या होगा,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस इतनी ज़्यादा स्पीड से निकलेगी कि वो जो हाइड्रोजन गैस है वो एयर के साथ क्या होगी, फायर पकड़ लेगी, एक तरह से फायर को कैच कर लेगी। लेकिन ऐसा कैल्शियम के केस में नहीं होता। ठीक है। मैग्नीशियम डजंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम डजंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। रिएक्शन ये हम लिख लेते हैं, जैसे Mg प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा MgOH होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, रिएक्शन वही है। बात समझ में आई। अब देखो एक बात ध्यान से समझने की है, यहाँ पर हमने ऊपर से नीचे तक देखें। पहले हमने बात की सोडियम की, फिर बात की पोटेशियम की, फिर बात की हमने कैल्शियम की, और फिर बात की हमने मैग्नीशियम की। ठीक है, आगे देखेंगे हम आयरन, जिंक। ठीक है, तो आप पहले आयरन जिंक को देख लो। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर। अब देखो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन नहीं हो पाता, मेटल ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन होगा। ऐसा क्यों है? यह रिएक्टिविटी की वजह से। सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं, इसलिए कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेंगे। क्योंकि देखो टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी तो वो रिएक्शन इजीली कर पाएंगे। ठीक है, कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम हॉट वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, लेकिन इतनी ज़्यादा H2 को वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा कि वो ईजिली फायर को केच कर ले। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की बात करें तो ना तो ये हॉट वाटर के साथ, ना ही कोल्ड वाटर के साथ, फिर ये स्टीम के साथ। स्टीम में क्या होता है? स्टीम में एक लेटेंट हीट होती है, एक्स्ट्रा हीट होती है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है हीट का। इसलिए क्या होता है, एल्यूमिनियम और आयरन रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ और क्या बना लेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। क्लियर है? आगे देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, मेटल एंड एसिड रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट बनाते हैं। और कौन सी गैस इवोल्यूट होती है यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस। जैसे देखो HCl के साथ रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, और कौन सी गैस इवोल्यूट हो रही है यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। अगर क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, मोर रिएक्टिव नेचर का होता है, इसलिए क्या होगा, जो H2 गैस जो बबल की फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड से निकलेंगे। ठीक है, द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। वही H2 निकलेगी तो बर्न होगी। ठीक है, इसलिए क्या होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इस ऑर्डर में डिक्रीज हो रही है। आगे देखते हैं कॉपर तो और भी ज़्यादा लेस रिएक्टिव नेचर का होता है, इसलिए जब कॉपर के साथ HCl की रिएक्शन करवाएंगे तो कोई भी बबल्स आपको निकलती हुई नहीं दिखेगी। या आपके एक एक्टिविटी दी हुई है बुक में, क्या आपने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर को लिया, उसकी HCl के साथ रिएक्शन करी, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो H2 बबल्स बहुत ज़्यादा स्पीड से निकलते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर की जब HCl के साथ रिएक्शन होती है तो कोई बबल्स नहीं दिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर डजंट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। क्योंकि कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ना तो टेम्परेचर चेंज होगा, बट टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन चारों के केस में अगर हम बात करें किस किस की, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, इन चारों के केस में बात करें तो इन चारों के केस में जिस भी आप टेस्ट ट्यूब में ले रहे हो वो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है और बबल्स ज़्यादा निकलेंगे। और सबसे ज़्यादा बबल्स किस में निकलेंगे, मैग्नीशियम में। लेकिन हम बात करें किसकी,
कॉपर के केस में बात करें तो ना तो बबल्स निकलेंगे और ना ही टेम्परेचर चेंज होगा। इसका मीन क्या हुआ कि कॉपर HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आगे देखते हैं HNO3। मेटल जब HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो H2 गैस इज नॉट डिस्प्लेस्ड, यानी H2 गैस नहीं निकलती है। ऐसा क्यों है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। HNO3 जो होता है ना, ये HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मेटल की HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई और H2 गैस अगर बन भी गई तो ये HNO3 इस H2 गैस को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, किसमें? H2O में। ठीक है, किसमें? H2O में। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी अदर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं, सेल्फ रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो HNO3 भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी रिएक्शन जब मेटल से करवाई जाती है तो H2 गैस बन रही है, लेकिन H2 गैस वापस से ऑक्सीडाइज्ड किस में हो जाती है? वाटर में ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है और ये खुद को क्या कर लेता है? N2O, NO या NO2। N2O क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। NO क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और NO2 क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इनमें खुद को क्या कर लेता है? रिड्यूस कर लेता है। इसीलिए HNO3 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपसे, इसका जवाब भी आपको किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। मेटल की किस HCl के साथ रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है? आपने फर्स्ट चैप्टर में टाइप ऑफ रिएक्शंस देखी है ना, तो आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। किसमें? मेटल की HCl के साथ रिएक्शन या मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर एक स्पेशल बात करते हैं एक्वारेजिया की। ठीक है, देखो अगर हम बात करें प्लेटिनम और गोल्ड की, प्लेटिनम और गोल्ड को हम इनर्ट मेटल मानते हैं। ठीक है, इनर्ट मेटल का मतलब ये इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, यानी कि सिंपल कंडीशन में तो ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। यानी कि प्लेटिनम और गोल्ड नॉर्मली HCl और HNO3 के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे। वैसे HNO3 के साथ तो कोई भी मेटल नहीं कर रहा। ठीक है, यानी कि प्लेटिनम और गोल्ड HCl के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इसका क्या तोड़ निकाला है? इसका तोड़ निकला एक्वारेजिया। एक्वारेजिया मिक्सचर होता है किसका? HCl और HNO3 का। ठीक है, और यहाँ पर रेशो कितना होता है? 3/1, यानी 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 को मिक्स करके जो मिक्सचर बनाया जाता है उसको कहा जाता है एक्वारेजिया। ठीक है, रॉयल सॉल्यूशन भी कहा जाता है इसको, रॉयल एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक्वारेजिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट। याद रखना HCl और HNO3 डाइल्यूट नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशो ऑफ 3/1। इट कैन डिजोल्व गोल्ड इवन दो नाइदर और दीज एसिड कैन डू सो अलोन। एक्वारेजिया इज ए हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग liquid. It is one of the few reagent that is able to dissolve gold and platinum. ठीक है, एक बिल्कुल सिंपल सी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। ठीक है, अगर एक बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई एक गोल्ड स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ किसी के पास आया और वो एक सॉल्यूशन लेके यूँ कहता है कि आप अपने ज्वेलरी को मेरे इस सॉल्यूशन में डाल दो, आपकी जो ज्वेलरी पुरानी थी वो नई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने ये ज्वेलरी को इसमें डाल दिया। ठीक है, ज्वेलरी को इसमें डाल के उसने बाहर निकाल दिया। वो जो ज्वेलरी थी वो ज्वेलरी क्या हो गई? बिल्कुल न्यू हो गई। लेकिन जब उस ग्राहक ने उस ज्वेलरी का वेट किया तो उसका वेट क्या हो गया? लेस हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्यूशन था वो किसका था? एक्वारेजिया का सॉल्यूशन था। इससे क्या हुआ? गोल्ड ने रिएक्शन कर ली, उसकी सरफेस पे से गंदगी जी थी वो तो साफ़ हो ही गई, लेकिन गोल्ड भी साफ़ हो गया वहाँ से। ठीक है, और उसका वेट कम हो गया। क्लियर है? आगे देखते हैं।
रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। मेटल को किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाओ, CuSO4 प्लस जिंक, ZnSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। ये देखो ये वाला कौन सा है, CuSO4 प्लस Fe, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। कौन सी रिएक्शन है, अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो वही किसी भी मेटल की किसी भी अदर मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन से मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हो जाएगी। यही तो है कि रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। क्लियर है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन क्लियर, अच्छे से समझ में आया। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक पर अच्छे से कंसंट्रेशन किया, एक तो मेटल एंड नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मेटल्स की कुछ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।